द डार्केस्ट माइंड्स। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी बच्चे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ बैठी एक लड़की अजीब तरह से बिहेव करती है, जैसे उस पर किसी ने काबू कर लिया हो। उसकी आंखें चमकने लगती है और उसका हाथ तेज़ी से हिलने लगता है और वो टेबल से गिरती है और मर जाती है। देखते ही देखते इसी तरह से दुनिया के लगभग सभी बच्चे एक एक करके मरने लगते हैं और ये सब कुछ एक बीमारी की वजह से हो रहा होता है, जिसका नाम है इडियोपैथिक एडोलेसेंस एक्यूट न्यूरोडीजनरेशन यानी IAAN। जिस बीमारी के चलते बच्चों में एक अलग सी ताकत सी आ जाती है। बच्चों के मरने की वजह से जनता काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो लोग सरकार पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी दूसरे सीन में प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जिनसे मीडिया इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मेरा बेटा भी इसी बीमारी का शिकार हो गया है, पर हमने उसे ठीक कर दिया है। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने बच्चों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चला रखा होता है जिसका नाम है CDC। प्रेसिडेंट लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि सभी लोग अपने बच्चों को CDC में भेज दें, जहाँ उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि रूबी डेली, जो कि इस मूवी की हीरोइन है, उसका बर्थडे होता है और उसके पापा उसके लिए एक जापानी गुड़िया लाए होते हैं और वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी रूबी डेली की मॉम उसकी तरफ चिंता भरी नज़रों से देख रही होती है कि कहीं मेरी बेटी को भी ये बीमारी ना हो जाए। तभी रूबी डेली उनसे कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। फिर रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं। फिर रूबी रात को उठकर उसकी मॉम डैड के पास जाती है और वहाँ जाकर लेट जाती है। उसके मॉम डैड सो रहे होते हैं और रूबी अपनी मम्मी के हाथ पर हाथ रखकर कहती है कि कोई मुझे आप दोनों से अलग नहीं कर सकता, आप लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से रूबी को एक शॉक जैसा हाथ में महसूस होता है और वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। फिर सुबह होती है। रूबी अपनी मम्मी से आकर कहती है कि मॉम, सर दर्द हो रहा है। उसकी मॉम उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर जाती है। फिर रूबी से पूछती है कि तुम अंदर कैसे आ गई, तुम रास्ता भूल गई हो क्या? क्या तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं कि तुम यहाँ हो? रूबी बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही है? फिर रूबी की मॉम बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? फिर रूबी बोलती है कि मॉम आपको क्या हो गया है? फिर रूबी की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। फिर रूबी कहती है कि आप मेरी मॉम हो, आपने और डैड ने मुझे ये जापानी गुड़िया कल गिफ्ट में दी थी। फिर रूबी की मॉम उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और उसे CDC के हवाले कर देती है। फिर उसे CDC वाले एक बस में बैठाकर CDC ले जा रहे होते हैं और वहाँ बस में और भी बच्चे होते हैं जो IAN बीमारी का शिकार हुए हुए हैं, लेकिन वो मरे नहीं, बस उनमें एक अलग सी ताकत सी आ जाती है। फिर CDC कैंप पहुंचकर जब वो लोग बच्चों को बस से निकाल रहे होते हैं, तभी उनमें से एक बच्चा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ के एक लेडी ऑफिसर उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो लड़का उस ऑफिसर को अपनी ताकत से, अपनी आंखों से अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो लेडी ऑफिसर खुद को ही गोली मार देती है। तभी बाकी सारे ऑफिसर चिल्लाते हैं कि वो एक ऑरेंज है और उसे मार देते हैं और ये सब होते हुए रूबी देखती रहती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि रूबी एक बेड पर लेटी हुई है और वहाँ एक डॉक्टर है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ लाने से पहले कोई कलर दिया गया था? फिर रूबी थोड़ा कंफ्यूज होकर उससे पूछती है कलर। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि सभी बच्चों की बीमारी की जांच करने के बाद उनकी बीमारी के हिसाब से उनको एक कलर दिया जाता है। सबसे पहले होता है ग्रीन, इनका दिमाग बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। दूसरा ब्लू, ब्लू वाले बच्चे अपनी सोच से चीज़ों को हिला सकते हैं। फिर तीसरा गोल्ड, गोल्ड वाले बच्चे बिजली पर काबू कर सकते हैं। फिर चौथा सबसे ख़तरनाक कलर है रेड, जिसमें बच्चे अपने मुंह से आग निकालते हैं और खूंखार जानवर जैसे बन जाते हैं। और पांचवा, ये भी ख़तरनाक है, इसमें बच्चे अपने माइंड से किसी को भी काबू में कर सकते हैं और उनकी यादों को भी मिटा सकते हैं। फिर डॉक्टर रूबी से कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेड और ऑरेंज वाले बच्चे बहुत ही कमी से होते हैं। लेकिन रूबी की जांच करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि रूबी भी एक ऑरेंज है और रूबी भी समझ जाती है कि डॉक्टर उसे मारने वाला है। लेकिन वो डॉक्टर को अपने वश में कर लेती है और रिपोर्ट में खुद को ग्रीन साबित करवा देती है। फिर ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं और बच्चे वहाँ काम करते रहते हैं। फिर एक दिन वहाँ एक फ्रिक्वेंसी टेस्ट होता है जिसमें उनको एक पैनी और चुभन भरी आवाज़ सुनाई जाती है, जिसमें रूबी बेहोश हो जाती है। फिर जब होश आता है तो एक लेडी डॉक्टर उसके पास होती है और वो उससे कहती है कि हाय, मैं हूँ डॉक्टर बैगबी, अगर तुम चाहो तो मुझे केट बुला सकती हो, भूल जाओ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। फिर रूबी उससे पूछती है कि कुछ हुआ क्या। इतने में वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है और वो उसके जवाब में सिर हिलाकर एक चिट्ठी उसके पास छोड़ जाती है, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें पता चल गया है कि तुम एक ऑरेंज हो और वो लोग तुम्हें मार देंगे, इसलिए अगर जान बचानी है तो लेबोरेटरी रूम में आकर मिलो। और रूबी ऐसा ही करती है और वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और रूबी वहाँ से निकलकर बहुत खुश होती है।
फिर डॉक्टर कैट उसे बताती है कि लोग अब यहाँ नहीं रहते, वो सब शहर चले गए हैं कमाने के लिए। फिर रूबी डॉक्टर कैट से पूछती है कि यहाँ से मेरा घर कितनी दूरी पर है। फिर डॉक्टर कैट उससे कहती है कि देखो रूबी, मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकती, वहाँ तुम्हारी जान को ख़तरा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। रूबी उससे पूछती है कि कैसे। फिर डॉक्टर उससे बोलती है कि तुम्हें चिल्ड्रन लीग का नाम तो सुना ही होगा। रूबी कहती है नहीं। फिर डॉक्टर कहती है कि सीडीसी कैंप सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि सरकार टीवी पर सुधारे हुए बच्चों की कहानी सुनाती रहती है, जैसे कि प्रेसिडेंट का बेटा। इसलिए हमने एक लीग बनाई तुम सब बच्चों को वहाँ से बचाने के लिए। जिन बच्चों को रेड या ऑरेंज कलर दिया जाता है उन्हें बहुत ख़तरनाक माना जाता है। और रूबी, तुम बहुत बहुत ख़ास हो, तुम सबसे शक्तिशाली हो, पर सीडीसी वाले तुमसे डरते हैं। तुम जैसे बच्चों को फ़ौरन मार दिया जाता है। फिर डॉक्टर रूबी को एक पेंडेंट जैसा कुछ देती है और बोलती है कि अगर आगे चलकर हम किसी वजह से अलग हो जाएं तो तुम इससे दबा देना, मैं फ़ौरन वहाँ आ जाऊँगी। फिर रूबी और डॉक्टर एक जगह पर रुकते हैं जहाँ उन्हें उस डॉक्टर का दूसरा साथी रॉब मिलता है। तभी रूबी अचानक से थोड़ा स्लिप होती है तो रॉब उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे रूबी को कुछ दिखता है और उसे रॉब के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते हैं। फिर रूबी एक होटल में कपड़े चेंज करने के लिए जाती है जहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम जू है, और वो उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। फिर रूबी भी उसका पीछा करती है और वो दोनों एक वैन में जाकर छुप जाते हैं जहाँ दो लड़के और होते हैं। और फिर वो डॉक्टर और उसका साथी रॉब रूबी को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन रूबी वैन में छुप जाती है क्योंकि उसे उनके साथ नहीं जाना होता और वो अपने घर जाना चाहती है। फिर वैन में बैठे दोनों लड़कों को रूबी के बारे में पता चलता है तो वो जू से कहते हैं कि हमने तुम्हें मना किया था ना, किसी भी अनजान को यहाँ मत लेकर आना। फिर रूबी उनसे कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम कैंप से भाग कर आई हो। फिर रूबी कहती है कि हाँ, किसी ने भागने में मदद की, फ़िक्र मत करो, तुम्हें मुझसे कोई ख़तरा नहीं है, मैं ग्रीन हूँ। फिर वो लड़का पूछता है कि किसी ने, मतलब लीग ने। फिर दूसरा लड़का बोलता है कि लियाम, उसे जाने दो, पहले ही सीडीसी वाले हमारे पीछे पड़े हैं और अब लीग वाले भी। लेकिन लियाम रूबी को वहाँ से नहीं जाने देता और गाड़ी चलाने लगता है और सभी को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं लियाम हूँ, वो जू है और ये चब्स। फिर चब्स रूबी को बोलता है कि तुम्हारे लिए चार्ल्स। फिर सीडीसी वाले और लीग वाले उनका पीछा करते हैं, पर लियाम अपनी ताकत से सबको बचा लेता है। फिर वो लोग एक जगह पे जाकर रुक जाते हैं जहाँ रूबी उनसे कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन लियाम उससे कहता है कि तुम वहाँ कैसे जाओगी, तुम्हें लीग या सीडीसी वाले पकड़ लेंगे, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हम लोग ईस्ट रिवर की तरफ जा रहे हैं। सुना है वहाँ बड़ी सी जगह है जहाँ सभी बच्चे एक साथ रहते हैं, वहाँ खाना है, रहने की जगह है और सब सेफ है। स्लिप किड वहाँ का इंचार्ज है। फिर रूबी पूछती है कि कौन स्लिप किड। फिर लियाम उससे कहता है कि कोई उसका असली नाम नहीं जानता, वो सीडीसी कैंप से 4 बार भाग चुका है, इसलिए सब उसे स्लिप किड बुलाते हैं। और सब कहते हैं कि वो एक ऑरेंज है और वो सब खाना खाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर वो लोग वैन में बात करते हैं जहाँ लियाम रूबी को बताता है कि पहले मेरे भाई ने लीग ज्वाइन की थी और वो हमेशा सही होता था, इसलिए मैं भी वहाँ चला गया। उन लोगों ने हमसे कई वादे किए, हमारी शक्तियों को इस्तेमाल करना सिखाया, शुरुआत में पुतलों पर और कुछ छोटी मोटी चीज़ों पर। देखते ही देखते वो हमें लड़ना सिखाने लगे, पर मुझे फ़ौज में नहीं जाना था, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। मर जाऊँगा पर कभी वापस नहीं जाऊँगा। फिर रूबी कहती है कि वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें ताकत की ज़रूरत तो होगी ही ना। फिर लियाम कहता है कि ताकत ठीक है, पर बेरहमी और लापरवाही नहीं, ये सरकार के लिए रहने दो। फिर रूबी कहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने मुझे बाहर निकाला, मेरी जान बचाई। फिर लियाम कहता है कि पर किसके लिए। फिर रूबी कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती, लेकिन 6 सालों में पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है, मुझसे अच्छे से बात की है और ऐसे ही थोड़ी बहस होती है। फिर वो लोग वहाँ एक घर में रुकते हैं जहाँ लियाम अपने कपड़े रूबी को देता है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं होते हैं, जहाँ चार्ल्स मजाक करते हुए कहता है कि ओ गॉड रूबी, तुम मुझे ले लो, नहीं तो ये लियाम बक करता रहेगा। फिर लियाम चार्ल्स को कहता है कि तुम चुप रहो। फिर चार्ल्स उसे कहता है कि लड़कियां पटाने में तो तुम उस्ताद हो, और ऐसे ही उनका हंसी मजाक होता है और फिर वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन वो एक कैंटीन में जाते हैं और वहाँ शॉपिंग करते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी कुछ लोग उन पर हमला करने लगते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि हमला करने वाले लोग असल में 4 सीडीसी से भागे हुए बच्चे होते हैं। फिर वो सब लोग आपस में बात करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये लोग भी स्लिप किड का ग्रुप है जो उससे जुड़े हुए हैं, पर स्लिप किड कौन है और कहाँ है ये सब वो उन लोगों को नहीं बताते हैं क्योंकि उनको ये सीक्रेट रखने को कहा गया है।
ताकि पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। लेकिन फिर रूबी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर उनसे आधा क्लू निकलवा लेती है और वो क्लू होता है एडीओ, जिसके बारे में ये सब पता लगा लेते हैं और स्लिप किट के यहाँ पहुँच जाते हैं। इसी बीच में रूबी और लियम की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है। फिर उन लोगों को वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि स्लिप किट कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का वो बेटा है जिसके लिए कहा जा रहा था कि वो ठीक हो गया। वहाँ और भी कई सारे बच्चे होते हैं जो अपने अपने कलर के हिसाब से ग्रुप बनाकर रहते हैं और काम करते हैं। क्योंकि स्लिप किट भी एक ऑरेंज होता है, इसलिए वो रूबी को उसकी ताकत को काबू में करना और उसे इस्तेमाल करना सिखाता है। कुछ दिनों में वो ऐसा करना सीख जाती है। फिर एक दिन दिखाते हैं कि स्लिप किट अपने लैपटॉप में कुछ बच्चों का सौदा कर रहा होता है सीडीसी कैंप से। तभी वहाँ अचानक रूबी आ जाती है और कहती है कि चार्ल्स को उसके मम्मी पापा से बात करने दो अपने लैपटॉप से। फिर स्लिप किट कहता है कि बदले में वो उसे वो ट्रिक सिखाएगी जिससे उसने अपने मम्मी पापा की यादों से खुद को मिटा दिया था गलती से। रूबी इस बात के लिए मान जाती है, पर फिर स्लिप किट उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिस वजह से वो उससे चाटा मारकर अपनी टीम लियम, जू और चार्ल्स को लेकर रात को वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ सीडीसी कैंप वाले ऑफिसर आ जाते हैं जिन्हें स्लिप किट ने बच्चों का सौदा करने के लिए बुलाया होता है। स्लिप किट लियम को अपने वश में करके बहुत मारता है और रूबी को कहता है कि हम सबसे ताकतवर हैं। मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर इन सब पर राज करेंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जितने में रूबी ऑफिसर को अपने वश में करके उन सबको मार के लियम, जू और चार्ल्स को लेकर बाहर भागती है, जहाँ हेलीकॉप्टर से और भी सीडीसी कैंप वाले आ जाते हैं। फिर उन सब बच्चों और कैंप वालों की लड़ाई होती है और रूबी, लियम और जू बच जाते हैं, पर चार्ल्स थोड़ा आग में जल जाता है, जिस वजह से रूबी को मजबूरन उस पेंडेंट के थ्रू जो उसे उस डॉक्टर कैट ने दिया था उन्हें बुलाना पड़ता है और वो लोग आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं और चार्ल्स को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, जहाँ उसका इलाज होता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि रूबी को होश आता है और वो डॉक्टर कैट और रॉब से कहती है कि लियम को जाने दो, तो वो उसे बोलते हैं कि नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है, वो हमारे लड़ने में काम आएगा, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। फिर रूबी कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता है, इसलिए उसकी जगह आप लोग मुझे रख लो, और वो लोग मान जाते हैं। पर फिर डॉक्टर कैट रूबी से पूछती है कि लियम यहाँ से तुम्हें लिया बगैर कैसे चला जाएगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो वो भी नहीं जाएगा। फिर रूबी कहती है कि मुझे उससे एक बार बात करने दो। फिर रूबी लियम के पास जाती है और लियम उससे एक प्यार भरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर वो रोने लगती है क्योंकि लियम उससे बहुत प्यार करता है और रूबी भी। फिर लियम और रूबी किस करते हैं और रूबी लियम के माइंड से अपनी सारी यादें मिटा देती है। फिर डॉक्टर कैट उसे एक न्यू आईडी और कुछ पैसे देती है और लियम वहाँ से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने को निकल पड़ता है और रूबी को पूरी तरह से भूल जाता है और रूबी के बाकी दोस्त लीक के साथ ही रहते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है।